नमस्कार, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र ये चैनल पर है। आज हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आने के पीछे की वजह क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद को लाना पड़ा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में इंडिया में आ गई थी और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण जीता। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक वॉर में सफलता प्राप्त की, बंगाल जीता। बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध 1757 में उनको विजय प्राप्त हुई। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा कमज़ोर पड़ गए, अहमद शाह अब्दाली ने उनको इस तरीके से पीटा। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ पूरी तरीके से बंगाल अपने कब्जे में ले लिया और उस समय का बंगाल में बांग्लादेश आता था, आधा उड़ीसा था, आपका झारखंड भी आता था और नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत सारा पार्ट आता था। तो जो बंगाल था बहुत बृहद था उस समय और समृद्ध भी था। चूँकि आपको पता है कि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री होती है, गंगा की एंट्री होती है, पद्मा, मेघना, सब नाम उसके चेंज हो जाते हैं। और एक आप देखिए कि वहाँ बारिश भी होती है, समुद्र के किनारे है, तो फर्टाइल लैंड था। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरली आप देखिए तो वहाँ उत्पादन होता था। साहित्यिक भी वहाँ आप देखेंगे तो लिटरेचर भी वहाँ काफ़ी समृद्ध था, संगीत भी वहाँ समृद्ध था। क्योंकि देखिए, जब एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो बाकी चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग होगी, डांस भी स्ट्रॉन्ग होगा, संगीत भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वहाँ फसल अच्छी हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल को कब्जा किया। 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि में उनके हाथ में दीवानी का अधिकार आ गया, मतलब राजस्व प्राप्त करने का अधिकार आ गया। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पैसा हाथ में आ जाए, और जब पैसा आपके हाथ में आ जाता है तो बाकी सब चीज़ें भी आपकी कंट्रोल में हो जाती है। मुग़ल सम्राट भी उस समय बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, जो अंग्रेज़ शक्ति को चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। तो 1765 के बाद जब उनको दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, न्यायिक अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो अंग्रेज स्ट्रांग होते चले गए। इस बीच हुआ ये कि जो अंग्रेज कर्मचारी बंगाल में कार्यरत थे, उन्होंने लोकल भारतीय व्यापारियों से साँठ-गाँठ कर अपनी इनकम बढ़ाना चालू कर दी। गिफ्ट के रूप में पैसा लेना चालू कर दिया, या आप कह सकते हैं कि रिश्वत लेना चालू कर दिया, या आप घूसखोरी भी से आप कह सकते हैं लेना प्रारंभ किया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कर्ज ले रखा था, तो वो कर्ज ही नहीं चुका पा रही थी, और जो उसको इनकम होना चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, क्योंकि कर्मचारी आपस में साँठ-गाँठ करके अपना पैसा बना रहे थे और कंपनी को जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सकता था। रिश्वत में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कार्य होना है, उसमें सरकार की तरफ से मान लीजिए रसीद कटना है 1000 रुपये की, और आप जाते और कहते हैं कि सरकारी रसीद जो है आप हमारे माल की 100 रुपये की काट दीजिए और 200 रुपये आप हमसे जो है ऊपरी रिश्वत ले लीजिए, और 300 में उस व्यक्ति का काम बन गया, 700 रुपये उसके बच गया, अदरवाइज उसके 1000 की रसीद कटती। तो इसमें लॉस किसको हुआ? 900 रुपये का लॉस किसको हुआ? कंपनी को हुआ। कर्मचारी ने तो अपने 200 रुपये ऊपर से ले ली। तो कंपनी का लॉस में जाना, ये ब्रिटिश संसद, चूँकि ब्रिटिश में आपको पता होगा लोकतंत्र 1648 में ही आ चुका था, तो वहाँ संसद स्थापित हो चुकी थी। वहाँ भी लोअर हाउस और अपर हाउस कहा जाता था। तो लोअर हाउस में चर्चा उठी कि एक समिति बैठाते हैं जो देखते हैं कि घाटा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी को कर्ज लेने में वहाँ के बैंक कर्ज देने से मना कर रहे थे, क्योंकि ठीक से चुका नहीं पा रहे थे। इसके अलावा 1770 में भारत में या बंगाल में ज़बरदस्त अकाल पड़ा, और उस अकाल से एग्रीकल्चर पूरा कोलैप्स कर गया, बहुत भयानक अकाल पड़ा। तो कंपनी डबल मार हो गई, एक तो रिश्वत बहुत ज़्यादा लेने लगे कर्मचारी, जिससे कंपनी को लॉस, अकाल पड़ गया तो किसानों की इनकम डूब गई, कर्ज नहीं चुका पा रहे थे तो लोन नहीं मिल रहा था। तो वहाँ संसद पार्लियामेंट ने एक समिति बैठाई और कहा कि इस बात की जांच की जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर राज्यसभा में गुप्त समिति बैठी और गुप्त समिति की सिफारिश हुई। राज्यसभा कहने का मतलब वहाँ की अपर हाउस, अपने यहाँ राज्यसभा कहा जाता, वहाँ राज्यसभा नहीं कहा जाता, अपर हाउस कहा जाता। और वहाँ अपर हाउस में जो मेंबर्स सदस्य बैठते हैं वो पुराने ज़मींदार व्यक्ति होते हैं, चुन के नहीं आते हैं। अभी भी ब्रिटिश में ये परंपरा आपकी है। तो उन्होंने जब गुप्त समिति ने रिकमेंडेशन की कि यहाँ तो साहब जो है रिश्वत हो रहे हैं, ये लोग गिफ्ट ले रहे हैं, इस कारण से लोकल व्यापारियों से साँठ-गाँठ करके जो है कंपनी लॉस में जा रही है, तो इनके लिए कुछ कानून बनाया जाए, इनके ऊपर कोई बैठाया जाए, क्योंकि ये लोग घपलाबाजी कर रहे हैं। इस कारण 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में वो प्रावधान किए गए जिससे इन पर रिश्वत पे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, जिसको आप कह सकते हैं निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल का क्या काम था कि निर्देश देना कि आप किसी भी व्यापारी, भारतीय व्यापारी से आप कोई भी रिश्वत नहीं लेंगे, और रिश्वत लेते पकड़े गए या शिकायत पाई गई
तो आपको न्यायालय के समक्ष खड़ा होना पड़ेगा। तो एक न्यायालय भी, उच्चतम न्यायालय भी स्थापित किया, जिसके पहले न्यायाधीश बने सर एलिजा एम्पे। 3 और इसमें जज थे, 1+3 के कंसेप्ट से आए, टोटल 4 लोग थे। इसमें सिर्फ उस न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो बना, इसमें सिर्फ अंग्रेज कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी ही सुनवाई होती थी। भारतीयों के लिए उस समय ये नहीं था। जो रिश्वत में पकड़े गए, जो गिफ्ट लेते पकड़े गए, उनको ही इसमें सज़ा वगैरह होती थी। तो एक उच्चतम न्यायालय स्थापित रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान में किया कि इस पर ऐसे कंट्रोल किया जाए। गिफ्ट लेने के लिए सख्त मनाही कर दी कि आप गिफ्ट लेते पकड़ेगा या रिश्वत लेते पकड़ेगा तो आप पे कार्रवाई होगी। रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया। मतलब एक तो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, दूसरा एक निदेशक मंडल स्थापित किया जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, जिसमें कुल मिला के आपके 24 सदस्य थे। और भारत का एक गवर्नर जनरल तो होता ही था। उस समय उसको भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहते थे, उस समय उसको बंगाल का गवर्नर कहते थे। और उसी एक्ट में प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब सिर्फ गवर्नर नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के ऊपर बंगाल के गवर्नर को स्थापित किया गया और इसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इसमें एक प्रावधान हुआ कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, जिसको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी गवर्नर के ऊपर कंट्रोल करने का अधिकार मिला। उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना, जिसको हम निदेशक मंडल बोलते हैं। एक और चीज़ हुई, यह गवर्नर काउंसिलिंग भी बनाई गई, गवर्नर की परिषद, जिसमें 4 सदस्य थे जो गवर्नर को सलाह देंगे या गवर्नर के फैसला एक तरफा नहीं होगा। उनको 4 मेंबरों में से 3 मेंबर अपने तरफ करने पड़ेंगे, तब जाके बहुमत उनके तरफ होगा। एटलीस्ट 2 तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि टाई की स्थिति में गवर्नर अपना वोट दे सकता था। टाई की स्थिति में 2 कह रहे कि इस तरफ है, हम 2 कह रहे इस तरफ है, तब गवर्नर अपने मत का यूज़ करके अपने पक्ष में फैसला कर सकता था। तो बहुमत का उसमें एक आ गया कि बहुमत के आधार पर फैसला होगा। गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से एकदम से डिसीजन नहीं लेगा, गवर्नर काउंसिलिंग की सुननी पड़ेगी। तो 4 मुद्दे होगा मेन। एक तो निदेशक मंडल का आना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उच्चतम न्यायालय के स्थापित होना, रिश्वत नहीं ले सकते, उनकी न्यायिक प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय में होगी। साथ में गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के ऊपर उसके ऊपर बैठाया गया। एक गवर्नर काउंसिलिंग बनाएगी 4 सदस्यों की, जो गवर्नर जनरल को डिसीजन लेने में सलाह देगा, मदद करेगा, और उसका बहुमत हासिल करना गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण था। और पहले गवर्नर जनरल जो बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। ये मुख्य बातें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में थी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद का सीधा हस्तक्षेप पहली बार भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।